ये एक ट्वीट है जो बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया था 22 अगस्त को कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2020 में सारी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा होगी। और इस ट्वीट में जो सोर्स दिखाई जाती है वो है IMF की, पर एक्चुअली ये सोर्स एक पुरानी सोर्स है। लेटेस्ट IMF प्रोजेक्शंस के हिसाब से इंडिया की 2020 में ग्रोथ रेट होगी -4.5%। हाँ, -4.5%, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ, जो 1979 के बाद हमें पहली बार देखने को मिला है। ये डेटा पब्लिश हुआ था जून में, बीजेपी के इस ट्वीट के 2 महीने पहले, और इसके बावजूद बीजेपी ने IMF का लेटेस्ट डेटा यूज नहीं किया अपने ट्वीट में। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये सिचुएशन और बिगड़ सकती है। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, वो आंकड़ा जिसका सुबह से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार वो आंकड़ा सामने आ गया है। इस तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा -23.9, जिसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं बल्कि वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है कोविड-19 के बाद। और वास्तव में ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक्चुअली -23.9% से भी बुरा हो सकता है। जैसे इंडिया के एक्स चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया ने बताया कि ये ऑफिशियल नंबर शायद जीडीपी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। Quarterly estimates are based essentially upon corporate data, and even among corporates, it's based on the listed corporates. क्योंकि अभी के गवर्नमेंट डेटा में स्मॉल कंपनीज और इनफॉर्मल सेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है, जिन पर कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा असर पड़ा होगा इंडियन इकोनॉमी में। गवर्नमेंट के रिजल्ट्स रिलीज करने के बाद कई इकोनॉमिस्ट ने अपने इंडिया के जीडीपी प्रोजेक्शंस और कम कर दिए, और जो IMF का जून में प्रेडिक्शन था -4.5 का, उससे भी कम है। जब हम जीडीपी और इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बहुत ईजी है ये भूल जाना कि इस इकोनॉमी की कीमत क्या होती है और एक बुरे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। इस इकोनॉमी का डायरेक्ट असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। जीडीपी में हर परसेंटेज पॉइंट के इंक्रीज की वजह से करीब 30 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए आप सोचिए, एक खराब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है इन सभी लोगों को मदद करने की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे, पर इनमें से कई लोगों को वापस जॉब्स मिल गई हैं और वो मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में है। सबसे बड़ा हिट पड़ा है उन लोगों को जिनकी एक सैलरी की जॉब थी। करीब 19 मिलियन या 1.9 करोड़ लोगों ने अपनी सैलरी जॉब्स खोई है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है यंग लोगों पर, स्पेसिफिकली वो लोग जिनकी एज है 20 से 29 के बीच। वर्कर्स के अलावा बिजनेसेस को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक मोबाइल फोन के शॉप ओनर का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने ये कहा कि लोग अब नए फोन्स खरीद ही नहीं रहे, बल्कि कई कस्टमर अब उनके पास अपने पुराने फोन रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं। मारुति सुजुकी, जो देश की सबसे बड़ी ऑटो मेकर है, उन्होंने कहा कि अप्रैल में उन्होंने एक भी गाड़ी बेची नहीं पूरे देश में। ये समझने के बाद कि एक खराब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की क्या कीमत हो सकती है, हमें ये समझना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी पर इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है। जैसे हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी कि जीडीपी के 4 पार्ट्स होते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। जब भी हम लोग कुछ खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन कैटेगरी में जाता है। जब भी कोई एक बिजनेस इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए एक नई फैक्ट्री खोलता है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जाता है। जब सरकार पैसा खर्च करती है नई रोड्स बनाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैटेगरी में जाता है। और जब हम कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, वो जाहिर सी बात है नेट एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी में जाता है। इंडिया की जीडीपी गिरी है क्योंकि इन 4 में से 2 वेरिएबल्स क्रैश करे हैं। अब हम ये जांचने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से इन चारों वेरिएबल पर क्या असर पड़ा है। अब जैसे हमने पहले बात करी कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन कैटेगरी में जाता है, पर लॉकडाउन की वजह से कई लोग कहीं जा ही नहीं सकते थे खरीदारी करने के लिए, इसलिए जो कंजम्पशन कैटेगरी थी वो कम हो गई। और ये आर्ग्यूमेंट गूगल के मोबिलिटी डेटा से भी सपोर्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट ने ये बताया कि हमारी मोबिलिटी रिटेल, रिक्रिएशन और ऑफिसेज जैसी जगहों पर बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की जॉब्स चली गई, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स की। इनको शहर छोड़कर अपने गांव वापस जाना पड़ा। जब उनका काम चले गया तो फिर उनकी इनकम भी चली गई, इसलिए उनके पास इतना पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। इसकी वजह से कंजम्पशन और कम हो गया। इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट सभी सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने नेगेटिव ग्रोथ देखी है। बस एग्रीकल्चर एक लौता सेक्टर है
जिसकी पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी। और ये इतना सरप्राइजिंग भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फूड एक एसेंशियल कमोडिटी यानी कि एक ज़रूरी चीज़ है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऐसे माहौल में जहाँ कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता तो फिर कोई कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी, वो नई फैक्ट्री क्यों खोलेगी, अपने बिजनेस को क्यों एक्सपैंड करेगी और नई इन्वेस्टमेंट हमारे देश में क्यों लाएगी। अगर आप नेट एक्सपोर्ट्स पर नजर डालेंगे तो एक्चुअली नेट एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, पर नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि एक्सपोर्ट्स की मात्रा बढ़ी है, बल्कि इंपोर्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा घटी है। इसी वजह से नेट एक्सपोर्ट्स की टोटल वैल्यू इंक्रीज हुई है। इसके 3 कारण हैं और पहले 2 ऑयल से रिलेटेड हैं और इंडिया आपको समझना चाहिए एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का। फर्स्टली जो ऑयल की डिमांड है इंडिया में वो बहुत कम हुई है। अब लोग गाड़ियाँ नहीं चला रहे, लोग फैक्ट्रियाँ नहीं चला रहे, तो फिर ये ऑयल की डिमांड कहाँ से आएगी। दूसरा है कि ग्लोबल डिमांड की वजह से ऑयल का जो प्राइस है वो भी कम हुआ है, इसलिए इंडिया की ऑयल इंपोर्ट्स की वैल्यू यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी दोनों ही कम हुई है। थर्डली क्योंकि सभी लोग अपना पैसा अभी खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए जो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई कैमरा खरीदना है जो यूएस से आ रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक का दूसरा सामान खरीदना है, लोग वो भी नहीं खरीद रहे, इसलिए नॉन ऑयल इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट के पार्ट में देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये वेरिएबल एक्चुअली पॉजिटिव है। अब जब प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है और लोगों को फायर कर रहा है तो गवर्नमेंट को ही एक मेजर रोल प्ले करना होगा इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करी है, पर कई इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ये एक्शन बहुत लेट था। जैसे 2 इकोनॉमिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में दिखाया कि एक डिलेड एक्शन की वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गई थी। और अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को साइड में रख दें, हमें ये पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन एक्चुअली और भी ख़राब है, क्योंकि फिर इंडिया की क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ थी -29.3%। और ये नॉन गवर्नमेंट जो पार्ट है वो कई टाइम से कम हो रहा है और इसी वजह से इंडिया की जीडीपी कोविड-19 के पहले से ही गिर रही थी। इसके बावजूद कि कोविड-19 के इन्फेक्शंस इंडिया में डे बाय डे बढ़ रहे हैं, पर आर्थिक मजबूरी की वजह से कई लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है काम ढूंढने के लिए। और ये हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि जहां नंबर ऑफ डेथ्स कोविड-19 की वजह से इंक्रीज करी हैं, जो गूगल सर्चेज हैं कोविड के बारे में वो डिक्रीज कर रही हैं। अब आपके मन में शायद ये सवाल होगा कि अगर इंडियन इकोनॉमी की ये बुरी हालत के पीछे मेन कारण कोविड-19 का लॉकडाउन है, तो क्या लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इंडियन इकोनॉमी बाउंस बैक कर पाएगी? कुछ हद तक इस सवाल का जवाब है हाँ, पर हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस भी है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। जैसे 1918 में एक स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ था जिसने कोविड-19 की तरह पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को रोक दिया था। इस ग्राफ में इंडिया की 1 सेंचुरी की जीडीपी ग्रोथ रेट्स प्लॉटेड है। अगर आप देखोगे 1918 में इंडिया की जीडीपी करीब 30% से गिर गई थी 1 साल में, और 1919 में क्या हुआ, इंडिया की जीडीपी करीब 20% से इंक्रीज कर गई थी। और शायद कोविड-19 के केस में भी ऐसा ही होगा। इसलिए आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी -4.5% से 2020 में 6% हो जाएगी 2021 में। पर इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया के लिए आसान है या फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इनफैक्ट क्योंकि कोविड-19 के पहले ही इंडिया की इकोनॉमी सफ़र कर रही थी, इसी वजह से ये रिकवरी अब और भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे हमने इस फॉर्मूला से देखा कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव ग्रोथ आई है, इसलिए गवर्नमेंट एक लौती इंस्टीट्यूट है जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट दे सकती है। और वो ऐसा कैसे कर सकती है? नए रोड्स बनाकर, नए ब्रिजेस बनाकर या फिर लोगों के डायरेक्टली हाथ में पैसे देकर। और इससे इंडिया की शॉर्ट टू मीडियम टर्म रिकवरी हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, आप पूछेंगे कि इसमें इतना मुश्किल क्या है। मुश्किल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है अभी। कई टाइम से इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज बहुत कम रहे हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम कम रही है, इसलिए पैसा खर्च करने के लिए उन्होंने वही तरकीब अपनाई है जो हम अपनाते हैं, वो है कि उन्होंने लोन्स लिए हैं। पर लोन्स भी वो एक टाइम तक ही ले सकते हैं। पैसा खर्च करने के लिए उनको अपनी इनकम तो बढ़ानी ही होगी किसी ना किसी तरीके से। जैसे मैकेंजी ने एक एनालिसिस करी है और ये दिखाया कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करके स्टेट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेटाइज करके इंडियन सरकार अपनी इनकम बढ़ा सकती है। पर यह करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा संभावना है कि कोविड-19 के माहौल में इंडिया के टैक्स रेवेन्यूज और भी कम हो जाएंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हमारी इकोनॉमी फिक्स नहीं होगी
तो उसका हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर एक गहरा असर पड़ेगा। और कुछ असर हमें अभी ही देखने को मिल रहे हैं, जैसे हमारे कई राज्य अब इन्वर्ट हो रहे हैं और डोमेस्टिक ऑडियंस पर फोकस कर रहे हैं। Well, absolutely, Athar. The fact is that many people are questioning the bill, as many legal experts are saying that it is not a well thought out bill, and in fact could be very setting a bad precedent, especially in terms of private sector jobs. मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों को पूरी तरह राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया। और ऐसे डिसीजंस हमारे देश की एडवांटेज को, ये एडवांटेज की इंडिया एक यूनियन है स्टेट्स का, उसको डैमेज कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे पुराने वीडियोस में भी बात करी थी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि एक प्रॉब्लम है, पर ये गारंटी नहीं है कि ऐसा हो रहा है हमारी गवर्नमेंट के साथ। निरंजन सरकार ने एक पेपर पब्लिश किया था जहां उन्होंने ये डिटेल्स बताई थी कि मोदी सरकार अब विकास पर नहीं बल्कि विश्वास पर निर्भर है। इस विकास और विश्वास के बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी। हमने ये दिखाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक टेफ्लॉन इमेज डेवलप कर ली है, जिसका ये मतलब है कि इंडिया के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर इतना फर्क नहीं डालता, जो एक बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि शायद उसका ये मतलब है कि हमारी सरकार का फोकस इकोनॉमी पर है ही नहीं, बल्कि उनका फोकस है कि हमारे अटेंशन को वो डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं।